बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदी। खबरनामे के साथ मैं हूँ अजहर इकबाल बंगश और मैं हूँ सबा रियाज। और खेल की खबरें लिए मैं हूँगा आपके साथ समी इकबाल। बुलेटिन में खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। हमने पाकिस्तान को इंशाल्लाह मदीना की रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना। पाकिस्तान में इससे पहले भी निफाज इस्लाम की बात होती थी। रियासत मदीना और इसमें क्या फ़र्क है? रियासत मदीना का फ़िक्री और अमली निज़ाम क्या होगा, उसकी दाखिला और खारजा पॉलिसी क्या होगी? क्या जदीद रियासत मदीना में अक़लियतों को वो तमाम हुकूक हासिल होंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनको हासिल थे? क्या मिसाक मदीना की बुनियाद पर आइन बन सकता है? नई नस्ल के इन सवालों और फिक्री उलझनों को पाकिस्तान टेलीविजन ने मुल्क के मुमताज़ साहिबान इल्म के सामने रखा। उनके जवाबात को एक सिलसिला खुतबात की सूरत में पाकिस्तान टेलीविजन आपके सामने ला रहा है। 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक हमारा खुसूसी प्रोग्राम देखिए, रियासत मदीना और जदीद तस्वुर रियासत। पीटीवी होम और पीटीवी न्यूज़ पर। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 5.9 शिद्दत का जलजला, 15 अफराद जाम बहक, 200 से जायद जख्मी, दर्जनों मकानात मुनहदिम। मरकज हरनाई के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। मुतासरीन की मुंतकिली के लिए मकामी इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें काम कर रही हैं। तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला जाम कमाल खान। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के नतीजे में कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रिलीफ की फराहमी में हुकूमत बलोचिस्तान को तमाम मुमकिन मावनत फराहम की जाएगी। हरनाई में जलजले से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्तों की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरा आबादी के लिए खुराक और खैमे पहुंचाए जा रहे हैं। शदीद जख्मियों को पाकिस्तान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। IGFC शिमाली बलूचिस्तान में नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए हरनाई पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी से अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना हो गई। ISPR बलोचिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर पूरी कौम अफसरदा। मुश्किल की इस घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब का बलोचिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जलजिले के बाद तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मी में मसरूफ हैं। शदीद जख्मी अफराद को एयर लिफ्ट कर लिया गया। मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात के खतरात में इजाफा हो रहा है। कौमी मनसूबाबंदी में कुदरती आफात से बचाव के इकदाम की शमूलियत नागुज़ीर हो गई है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और चेयरमैन NDMA का इस्लामाबाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब। सदर ममलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत सदर ममलिकत कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से
चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत 4 साल होगी। मुद्दत के खात्मे पर बरसरे ओहदा चेयरमैन नैब को दोबारा 4 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। ऐवान सदर का एलामिया जारी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों का इनखला। 85 अरब डॉलर से जायद मालियत का अमरीकी असलहा और जंगी सामान तालिबान के कब्जे में आया। अमरीकी हुकाम की रिपोर्ट, 75,000 गाड़ियां, 200 जहाज और हेलीकॉप्टर, 6 लाख से जायद छोटे हथियार भी अफगानिस्तान में रह गए। तालिबान का जिला पगमान में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन, 6 गिरफ्तार। अफगानिस्तान से इनखला के यकतरफा अमरीकी फैसले और हिंद बहरुल सिक्योरिटी माहिदे पर इख्तलाफात। यूरोप और वाशिंगटन के ताल्लुकात में दरारें पड़ना शुरू हो गई। स्लोवेनिया में यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में अमरीकी क़यादत से बगावत की बाज़गश्त। यूरोपीय मुल्कों का खुद मुख्तार फौज तैयार करने और दिफाई फंड कायम करने की ज़रूरत पर जोर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी के लिए नई शराइत आयद कर दी। 500 डॉलर या इससे ज्यादा की खरीदारी पर बायोमेट्रिक लाजमी होगी। एक्सचेंज कंपनियां 10,000 अमरीकी डॉलर इससे जायद बैरूनी करेंसी की फरोख्त सिर्फ चेक के जरिए ही होगी। ये शर्त 20 अक्टूबर से लागू होगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाम बहक। 1,453 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.82%। वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुतअद्दिद दुकानें बंद, रेस्टोरेंट सील, जुर्माने आयद। शब्बीर अहमद शाह का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। हुर्रियत क़यादत सलाखों के पीछे। बहिम्मत कश्मीरियों ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। भारत जान ले। जेलें दुनिया की तमाम इनकलाबी तहरीकों के लिए बेहतरीन दरसगाहें साबित हुई हैं। कश्मीरियों के लिए भी जेल जाना कोई अनोखी बात नहीं। नायब चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तिहाड़ जेल से पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कपास का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर कपास की पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाकर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की तरसीम को बेहतर बनाना है। नेशनल T20 कज़ाफी स्टेडियम में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब की टीमें 2-3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। आज का दूसरा मैच बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान रात 7:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर में नेशनल T20 का दूसरा मरहला। सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी समेटी। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। गोल किया 4 रन शुएब मलिक ने, ये शानदार शॉट खेलकर। और दुनिया की मुश्किल तरीन गर्दानी जाने वाली सहरा डेस सबल्स अल्ट्रा मैराथन 7 मरतबा के चैंपियन मराकश के राशिद अल मरातबी ने चौथा मरहला अपने नाम कर लिया। इवेंट में मजमूई बरतरी भी इजाफा। खवातीन में मराकश की अजीजा राजी की हुक्मरानी का। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अल सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके क्वेटा, पशीन, ज़ियारत, मस्तूंग, सिब्बी और सूबे के दूसरे हिस्सों में भी महसूस किए गए। अब तक की इतलात के मुताबिक ज़लज़ले से 15 अफराद जाम बहक जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई और मरकज़ हरनाई के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। जिला हरनाई ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दाम कर रही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, PPHI, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में काम कर रहे हैं। हरनाई में हंगामी बुनियादों पर मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। उन्होंने कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में हम ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़े हैं। 9 ज़ख्मियों को पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर सेल, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, PDMA और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है कि ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ज़लज़ले से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारों को यह भी हिदायत की कि रिलीफ की फराहमी में हुकूमत बलोचिस्तान को तमाम मुमकिन मुआवनत फराहम की जाए। ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले नुकसानात और मौजूदा सूरत हाल की इब्तदाई रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलोचिस्तान के इलाके हरनई में ज़लज़ले से होने वाले कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर ममलिकत ने ज़लज़ले में जाम बहक होने वालों की रूह के साले सवाब और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कुदरती आफात से निमटने के लिए सूबाई और कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ मुतासर अफराद को फौरी रिलीफ फराहम करेंगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मालूम करते हैं PTV के नुमाइंदे सरफराज शेख से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी, हरनाई में मुतासरीन की इमदाद बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से तमाम सूरत हाल को जो है वो भरपूर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। NDMA, PDMA और महकमा सेहत की जानिब से भरपूर इक़दाम फौरी तौर पर उठाए गए और इसके साथ साथ पाक फौज और हमारी फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने भी रिलीफ के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर भरपूर किरदार अदा किया है। DC हरनाई जो है वो पूरी निगरानी कर रहे हैं इस सूरत हाल की और इसके अलावा इस वक्त जो है वो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी हंगामी इजलास के अंदर जो है वो सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस में भी जो तमाम इंतजामात हैं उन पर कड़ी निगरानी की जा रही है और जितने अजला हैं वहाँ की इंतज़ामिया को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो वफाकी ताउन है उस हवाले से भी NDMA और सूबाई हवाले से जो PDMA है वो अपने इक़दामात भरपूर अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। जी, मुतासरीन के हवाले से तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। सरफराज, ये बताइएगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो इलाका है वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए भी देखी जा रही है कि जो इलाके की डायनामिक्स हैं या पहाड़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इस हवाले से क्या इक़दामात आप देख रहे हैं? जी, जोग्राफियाई लिहाज से हरनाई का इलाका बहुत कठिन है। वहाँ पर गर्दो नवा में तकरीबन सारा इलाका जो है वो पहाड़ है। इस हवाले से जो लेवीज एहलकार हैं उनकी जो अपडेट्स थी वो ये थी कि संजावी से हरनाई का जो एरिया है वहाँ पर पहाड़ मुनहदम होने की वजह से, पहाड़ गिरने की वजह से जो है वो रास्ता ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियों में थोड़ा सा खलल पड़ा है। वहाँ के सूबाई वजीर नूर मोहम्मद उमर, जिनका हल्का इंतखाब है, उन्होंने फिल फौर वहाँ से एम्बुलेंस सर्विसेज ज़ियारत से, कोयटा से और संजावी से जो है वो मुतासरीन की इमदाद के लिए रवाना की थी। तो हमें जहाँ जी, बहुत शुक्रिया सरफराज शेख, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़लज़ले से मुतासर हरनाई और गिरदोनवा में इमदादी काम जारी है। इस सिलसिले में तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल और आर्म्ड फोर्सेस ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में इंतज़ामिया की मदद कर रही है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने ज़लज़ला से होने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में ज़लज़ले से पूरी कौम अफसरदा है। हुकूमत ज़लज़ले मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इस ज़लज़ले में जाँ बहक होने वाले अफराद की मग़फ़रत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजानी ने भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली जानी और माली नुकसान पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की दुख की इस घड़ी में बराबर के शरीक है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, विफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात एजाज अहमद शाह, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने भी कोयटा में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात, दुख और अफसोस का इजहार किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भी ज़लज़ले से मुतासर इलाके हरनाई पहुँच चुके हैं। ISPR के मुताबिक खुराक, खैमे और ज़रूरी अद्वियात मुतासर आबादी के लिए पहुँचाई जा चुकी हैं। पाक फ़ौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मुकामी अफराद की मदद के लिए मौजूद है। 9 शदीद ज़ख्मियों को पाकिस्तान एविएशन हेलीकॉप्टर के जरिए क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। IGFC शिमाली बलूचिस्तान नुकसान का अंदाज़ा लगाने पहुँच चुके हैं। रावलपिंडी से भी रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना हो गई है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात के ख़तरात में इजाफा हो रहा है। कौमी मनसूबाबंदी में कुदरती आफात से बचाव के इक़दामात को भी शामिल करना नागुज़ीर हो गया है। इस्लामाबाद में नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से बचाव और उनसे होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए NDMA की तर्ज पर सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी फ़ाल और मुतहरिक बनाने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान अगले 10 साल में पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का मसलन, उसके अंदर तकरीबन 80% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। NDMA जो है वो तो फाल इदारा है, एक्टिवली काम कर रहा है। सूबाई सतह के ऊपर जो हमारी PDMAs हैं उनको भी हम फाल करें। NDMA के कानून के अंदर भी जो पेंडेमिक एक्सपीरियंस जिससे हम गुजरे हैं उससे सीख कर हमने फैसला किया है कि उस कानून में भी तरामीम की जाएँ और जो मज़ीद उसके अंदर हमें बेहतरी इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आती है उसको ज़रूर किया जाए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान में ज़लज़ले के बाद तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। शदीद ज़ख्मी अफराद को एयरलिफ्ट भी किया गया है। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस की मदद से 1999 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में तरमीम की गई है। विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के टैक्सेस, लीवीज और टैक्स से मुतालिक खजाने को नुकसान के मामला पर ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक विफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और झैली कमेटियों के फैसलों पर नहीं होगा। ऐवान सदर से जारी इलामी के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल, एक्निक, NFC, CDWP और स्टेट बैंक के फैसलों पर भी ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा। ऑर्डिनेंस की मदद से 1999 की ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 में भी तरमीम की गई। सदर ममलुकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से एहतसाब अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद एहतसाब अदालत का जज तैनात किया जाएगा, जिसकी उम्र 68 साल से ज़ायद नहीं होगी। एहतसाब अदालत जज की तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर ममलुकत को एहतसाब अदालत के जज को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। ऑर्डिनेंस के तहत 1999 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 में भी तरमीम की गई है। ऑर्डिनेंस के तहत सदर ममलुकत कायदे एवान और कायदे इख्तिलाफ की मुशावरत से चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। कायदे एवान और कायदे इख्तिलाफ में इत्तेफाक राय न होने की सूरत में सदर ममलुकत तमाम नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे। 50% मेंबरान हुकूमत, 50% मेंबरान अपोजिशन से होंगे। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत 4 साल होगी। चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार आर्टिकल 209 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के तरीक़ाकार जैसा होगा। ऑर्डिनेंस के तहत 4 साल मुद्दत के खात्मे पर बरसरे ओहदा चेयरमैन नैब को दोबारा 4 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन इस ऑर्डिनेंस के तहत नए चेयरमैन की तैनाती तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। 1999 के नैब ऑर्डिनेंस में नए सेक्शन 31DD का भी इजाफा किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर किसी भी बैंक के बोर्ड या मालियाती इदारे के खिलाफ इंक्वायरी, तफ्तीश या कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने बताया कि हम नैब को मजबूत करना चाहते हैं। तफसील जासिर हुसैन से जानते हैं।
मीडिया ब्रीफिंग में वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि बदकिस्मती से अपोजिशन ने नेप कवानीन में तब्दीली के मामले पर सियासत की। ऑर्डिनेंस के तहत नए चेयरमैन नेप की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन फराइज अंजाम देते रहेंगे। चेयरमैन नेप की जो तैनाती है वो करेंगे सदर पाकिस्तान आफ्टर कंसल्टेशन विद बोथ लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन। कि अगर कंसल्टेशन जो है फेल हो जाती तो फिर होगा ये कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। स्पीकर साहब जो है नेशनल असेंबली के वो तश्कील देंगे 6 गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से, 6 जो हैं अपोजिशन बेंचेस से। उसके बाद मिसकॉन्डक्ट की किसी को शिकायत है तो फिर चेयरमैन नैब की जो सज़ा जजा का है वो पैराया 209 का होगा, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फोरम होगी। वजीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान चेयरमैन नेप की तकर्री पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। पहले दिन से वजीर आजम साहब का जो एक नुक्ता रहा है वो ये रहा है कि नैब को अपने अपना दायरा कार इतना नहीं फैला लेना चाहिए कि समझ ही ना आए कि कौन क्या कर रहा है। हमने प्राइवेट डिस्प्यूट्स को नैब से निकाल दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के गए कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। वफाकी वज़रा ने कहा कि नेप अदालतों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। प्रोसिक्यूशन की मजबूती के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस को भी मजबूत किया गया है। अब प्रोसिक्यूटर जनरल जो रेफरेंस फाइल करेंगे वो जिम्मेदार होंगे कि इसमें सजा भी हो। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कमांडिंग अफसरों की सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरका से खिताब भी किया। उन्होंने रेजिमेंट की पेशावराना महारत और भरपूर ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। रेजिमेंट सेंटर आमद पर कर्नल कमांडिंग फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी और इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स माजिद एहसान ने उनका इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी असलहा और जंगी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया है। अमरीकी हुकाम की जानिब से जारी की गई तफसील के मुताबिक अफगानिस्तान में रह जाने वाले असलहे की मालिक $85 अरब से जायद है, जिनमें 75,000 गाड़ियाँ, 200 जहाज़ और हेलीकॉप्टर, 6 लाख से जायद छोटे हथियार शामिल हैं। तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क में गैर मामूली तौर पर अमन बहाल कर दिया है। जराइम पेशा अनासर और मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। अफगान फोर्सेस ने काबुल के ज़िला पकवान के इलाके बशाई में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किया और 6 बागियों को हिरासत में ले लिया। अफगानिस्तान में ख़वातीन अमले की ड्यूटी पर वापसी के साथ ही पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ऑफिस ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। तालिबान हुकूमत के मुताबिक फ़िलहाल पासपोर्ट जमहूरिया अफगानिस्तान के नाम से ही जारी किए जा रहे हैं। नए पासपोर्ट आइनी और कानूनी तब्दीलियों के बाद जारी होंगे। वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने साबिक हुकूमत की तमाम ख़वातीन मुलाज़मीन को ड्यूटी पर वापस आने और उन्हें तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया है। अफगानिस्तान में बिजली तकसीम करने वाली कंपनी ने कहा कि वो साबिक हुकूमत के अहदेदारों और सियासतदानों की जायदादें फरोख्त करने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने साल हर साल बिजली के बिल अदा नहीं किए और उनकी अक्सरियत बैरून मुल्क चली गई है। अफगानिस्तान दूसरे ममालिक से बिजली खरीदता है और इसने वस्ती एशियाई मुल्कों को बिजली की मद में $6 करोड़ 20 लाख अदा करने हैं। अफगान शहरियों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि जो सियासतदान बैरून मुल्क चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। गरीब अफराद अपने बिल अदा करते रहे हैं और अब उनकी बिजली मुनक़ते नहीं होनी चाहिए। कंपनी को बरामदी बिजली मुनक़ते होने से रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान के दरमियान अहम मुलाकात में कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने पर तफसीली मुशावरत हुई। मुलाकात में अहम कानून साजी और रियासती उमूर निपटाने के लिए इजलास तलब करने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास 22 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे तलब किया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर इजलास तलब करने की समरी सदर ममलकत को इरसाल करेगी। आपको बताते चलें कि राना शहजाद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राना शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और बाबर अवान के दरमियान स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकात हुई है, जिसमें जो मुशीर पार्लिमानी अमूर हैं बाबर अवान ने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ जो अपोजिशन की कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के हवाले से रेकुजिशन जमा है, उस हवाले से भी गुफ्तगू की। इस रेकुजिशन पर अपोजिशन के 136 अरकान ने दस्तखत किए हैं, जिसमें उन्होंने इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को ये रेकुजिशन जमा कराई है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वैसे भी ये शेड्यूल इजलास होना ही था 22 अक्टूबर बरोज़ जुमा, जो सुबह 10:30 बजे तलब करने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक ये 22 अक्टूबर को इजलास होना था। तो इस हवाले से अपोजिशन ने भी एक रेकुजिशन दी थी। तो ये दोनों इवेंट इस मुलाकात में ज़ेर बहस है। इस मौका पर इत्तफाक की राय पाया गया कि अब अपोजिशन ने भी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है, तो ये इजलास तलब किया जाए। इस मौका पर बाबर अवान ने स्पीकर कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी और मुल्की मफाद की कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कानून साजी का अमल तेज़ किया गया है ताकि इसके जो मुस्बत जल्द नताइज सामने आए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ऐवान में मौजूद तमाम जो सियासी जमातें हैं कानून साजी के लिए मौसर और तामीरी किरदार अदा करेंगी। इस मौका पर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ये कहा कि पूरी कोशिश होगी कि ऐवान का माहौल मुतासर ना हो और ऐवान में कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाया जाए, और अपोजिशन से भी उम्मीद है कि वो कानून साजी के अमल में तामीरी किरदार अदा करेंगी। तो ये बड़ा अहम फैसला है ताकि जो कानून साजी के मराहल हैं, ख़ास तौर पर EVM के हवाले से और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हवाले से, इसके अलावा और बड़े मुतअद्दिद अहम बिल हैं, उस हवाले से भी अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको इस इजलास में एड्रेस करने के लिए उनको मौका दिया जाएगा, ताकि एक तामीरी अंदाज में एक मुफ़ाहमाना माहौल में जो कानून साजी का अमल आगे बढ़ाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अफगान वजारत दाखिला ने काबुल और वाशिंगटन इंतजामिया के दरमियान फ़ज़ाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम निकात पर इत्तेफाक से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान कारी सईद खोस्ती ने PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान मीडिया में उनके हवाले से नशर की गई खबरें बेबुनियाद हैं। अफगान मीडिया ने दावे किया था कि अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक काबुल और वाशिंगटन इंतजामिया के दरमियान अहम निकात पर इत्तेफाक हो गया है और दोनों ममालिक इस हवाले से माहदे के करीब पहुँच गए हैं। कारी सईद खोस्ती ने PTV को बताया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अफगान मीडिया में उनके नाम से मंसूब खबरें बेबुनियाद हैं। खुराक के आलमी इदारे ने अफगानिस्तान के लिए डायरेक्टर मैरी एलन ने कहा कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता चंद हफ्ते के दौरान इंसानी बहरान में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को ग़ज़ाई किल्लत का सामना है, जिसके लिए हमें इक़दामात करना होंगे। खुराक के आलमी इदारे के एहलकारों ने सुबह रात में खुराकी तकसीम के मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद को खुराकी किल्लत का सामना है, जबकि 30 लाख से ज़ायद बच्चे भी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के साथ कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। अफगान सकाफती कमीशन के रुकन रुहुल्ला उमरी ने कहा है कि वजारत खारिजा तमाम मुल्कों के साथ राबिते में है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ताजिकिस्तान के साथ तमाम उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने ताजिकिस्तान को एक हमसाया मुल्क करार दिया, ताहम उन्होंने कहा कि किसी मुल्क को अफगानिस्तान में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान से इनखला के यकतरफा अमरीकी फैसले और हिंद बहरुल काहिल सिक्योरिटी माहदे के बाद यूरोप और वाशिंगटन के ताल्लुकात में दरारें नमूदार होना शुरू हो गई हैं। अमरीकी क़यादत से बगावत की आवाज़ें सिल्वेनिया में यूरोपीय यूनियन के 2 रोज़ा सरबराह इजलास के मौके पर वाज़ेह तौर पर सुनी गई। इजलास में यूरोपीय रहनुमाओं ने अपनी खुद मुख्तार फौज तैयार करने और दिफाई फंड कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
EU کونسل کے صدر چارلز مشیل کا کہنا تھا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے زیادہ خود مختاری اور آزادانہ طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ہمیں امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی سلامتی اور سرحدی معاملات کی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوگی۔ دوسرے رہنماؤں نے بین الاقوامی معاملات میں آزادانہ فیصلے کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ 27 رکنی یورپی بلاک نے امریکہ کے نئے انڈو پیسیفک سیکیورٹی معاہدے کا جائزہ لیا، تاہم روس کی بڑھتی طاقت کے خوف کے باعث یورپی یونین اور نیٹو اتحاد کے مابین تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ روس کے ہائپرسونک میزائل تجربے کے بعد امریکہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی مجموعی تعداد منظر عام پر لے آیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ کے پاس 3750 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1967 میں جب سرد جنگ عروج پر تھی اس وقت امریکہ کے پاس 31,255 جوہری ہتھیار موجود تھے۔ پھر تخفیف اسلحہ کے معاہدے کے تحت ان کی تعداد میں نمایاں کمی کی گئی ہے، جس کے باعث سال 2003 میں یہ تعداد 10,000 پر آ گئی۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری نے امریکی اعداد و شمار مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہماری رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پاس 5,550 جوہری ہتھیار موجود ہیں، حالانکہ ان میں وہ جوہری ہتھیار شامل نہیں جنہیں ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق روس کے پاس 6,255، چین کے پاس 350، فرانس کے پاس 290، برطانیہ کے پاس 255 ایٹمی ہتھیار ہیں، جبکہ پاکستان، بھارت اور شمالی کوریا کے پاس موجود جوہری ہتھیاروں کی مجموعی تعداد 460 ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادیات، ٹیکس نظام اور ٹیکنالوجی کا نئے سرے سے جائزہ لینے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت اور ترقی کے حوالے سے ویڈیو لنک پر خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تجارتی نظام، سرمایہ کاری اور اقتصادیات کے لیے عالمی پالیسی فریم ورک کے دوبارہ جائزے کی ضرورت ہے۔ کورونا وبا سے متاثرہ معاشی نظام کی جانب توجہ رکھتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ کووڈ نے مالیات، روزگار کے ذرائع اور سیاحت سمیت دیگر معاشی نظام کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عالمی رد عمل کی ضرورت کے لیے اپیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے بین الاقوامی قرضوں میں سہولت، چوری شدہ اثاثوں کی واپسی اور شفاف عالمی ٹیکس نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوپن مارکیٹ سے ڈالرز کی خریداری کے لیے شرائط عائد کی ہیں۔ $500 یا اس سے زیادہ خریداری کے لیے بائیو میٹرک لازمی ہوگی۔ یہ شرط 20 اکتوبر سے لاگو ہوگی۔ ایکسچینج کمپنیاں 10,000 امریکی ڈالر اور زائد بیرونی کرنسی کے فروغ صرف چیک کے ذریعے وصول ہونے والی رقم کے عوض یا بینکوں کے ذریعے کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے بیرونی کرنسی کے ناجائز طور پر بیرون ملک بہاؤ کو روکنے کے لیے یہ فیصلے کیے ہیں۔ طالبان حکومت بننے کے بعد ڈالر مسلسل افغانستان سمگل ہو رہا تھا، جس کے روپے کی قدر پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو پشاور سے ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان سے وہ سارا پختون بیلٹ جو کچھ لاکھ ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سی پیک میں مغربی روٹ شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چین کی حکومت کا کہ جنہوں نے پاکستان کی طرف سے جب یہ تجویز سی پیک میں شامل کرنے کی تجویز رکھی گئی تو انہوں نے منظور کر دیا۔ اس کا مطلب کہ ہمارے جو محروم علاقے ہیں ان کی ترقی کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ سی پیک کا مطلب ترقی، خوشحالی، روزگار، اور اب پورا خیبر پختونخوا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ مبارک ہو آپ سب کو۔ اس کے ساتھ در کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی پرانی سڑک ہے چک درہ سے در چترال تک، یہ ہم نے کوریا کی تعاون سے اس کو منظور کر دیا ہے۔ کرونا کی وجہ سے، عالمی وبا کی وجہ سے کوریا کی ٹیم یہاں پہ نہیں پہنچ سکی، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے چلا پاسا پہ بیایا وارتر کور ور واچو دا خیرہ اب آگے کار شروع کو۔ اب 12 اکتوبر کو اس کے جو بیڈز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ 12 اکتوبر تبھی ٹیکم میلا اوشی۔ اس کے ساتھ ہمارا چترال، در اور چترال کی سیاحت کے فروغ کے لیے در میں وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، وہ تفصیل سے بات کریں گے کہ الحمدللہ در میں سیاحتی مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کمراٹ در ایک جنتی نظیر ہے۔ جنتی نظیر تھا لیکن جانے کا رستہ بھی نہیں تھا۔
अब जाने के रास्ते भी होंगे, लोग ये जन्नत देखेंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और दिल के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ ही हमारा चतराल है। आज जिस तरह अपने लिए खुश होते हैं, इस तरह चतराल की तरक्की भी खुश होते हैं। तो चतराल के जो सयाती मकामात थे, जो वजीर आला महमूद खान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, चतराल गरम चश्मा, चतराल अयुन बम्बोरा, चतराल शंदूर, चतराल गिलगित बल्दिस्तान, इन तमाम सड़कों के ऊपर दिसंबर में काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमारा ये पूरा इलाका, क्योंकि गिलगित बल्दिस्तान सीपैक का दरवाजा, फिर चतराल तक सड़क हम बनाएंगे मोटरवे का हिस्सा, चतराल से चकदरा तक मोटरवे हम बनाएंगे सीपैक का हिस्सा, फिर स्वात मोटरवे, पिशावर डीए खान, जोब, कुचलाक और गवादर, तो आप सीपैक के सम्राट समेटेंगे इंशाअल्लाह। फिर इसके साथ मैं पूरे पाकिस्तान में आज ये 4 चीजें भी बताना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा अल्लाह का शुक्र है कि पहला सूबा पाकिस्तान का इमरान खान की विजन के मुताबिक बना कि जहां पे हर इंसान के लिए, हर शहरी के लिए मुफ्त और बेहतरीन इलाज। मतलब ये कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी शहरी मुल्क के सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी 10 लाख तक मुफ्त इलाज कर सकता है। ये खैबर पख्तूनख्वा ने किया था। तो खैबर पख्तूनख्वा से आगाज हुआ और अब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान इस पैगाम को लेके गए। एक और आप लोगों से मैंने वादा किया था, आपके हर घर से एक बंदा जरूर सऊदी अरब और दुबई बैठा हुआ है। इस तरह है कि नहीं है? हर घर से एक बंदा बाहर है। हमारे लोग जेलों में सड़ रहे थे, किसी की इकामे रिन्यू नहीं हो रहे थे, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। आपसे वादा था कि इमरान खान आएंगे इंशाअल्लाह तो अपने उन पाकिस्तानियों का पूछेंगे। न सिर्फ इमरान खान ने उनका पूछा बल्कि आज के दिन तक सऊदी अरब और पूरी दुनिया के जेलों से हमारे 16,272 पाकिस्तानी जेलों से रिहा हो चुके हैं और पाकिस्तान लेके आए हैं उनको। फिर एक और वो कहते हैं कि सियासतदान अगले इलेक्शन का और लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। आज आप सबके घरों में बिजली के बिल आ रहे होंगे। बिजली की बिल बहुत ज्यादा है, बिजली होती है नहीं होती लेकिन बिल ज्यादा। तो आप सुनिए कि इन्होंने 20 साल तक नवाज शरीफ ने मुआहिदे किए। मुआहिदे क्या थे कि आपके घर में अगर एक छोटा सा बल्ब भी है, एक पंखा है, आप बिजली इस्तेमाल करो ना करो, आपने उनको पैसे देने हैं। पर दुनिया की चल से मुआहिदे का दलीला का पैसे और कोई का बिजली इस्तेमाल हो के इस्तेमाल हो ना कर दुकान ना साखले का नाखले पैसे वो तो और कोई ये मुआहिदा किया है। इमरान खान उन मुआहिदों को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ 10 नए डैमों पे इमरान खान ने काम शुरू किया और इंशाअल्लाह इन डैमों के बनने के बाद हमारी जो काश्तकार और जरी जमीन है उसको फायदा पहुंचेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, माहौल दोस्त और सस्ती बिजली इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। तो 10 डैमों के ऊपर इमरान खान ने काम का आगाज किया। फिर इसके साथ आज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसके नसीब हर जिले में 11122 का आगाज हो गया, बल्कि अब इंशाअल्लाह हम हर तहसील तक जा रहे हैं। इसके साथ पुलिस रिफॉर्म, एजुकेशन में यूनिवर्सिटियां बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, सयाहत का फरोग कि इस दफा ईद की छुट्टियों में 27 लाख लोग हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आए। सयाहत को फरोग दिया इमरान खान ने। और सबसे बढ़कर आपको बताते चलें कि लास्ट कला लोअर दीर वफाकी वजीर मुराद सईद तकरीब से खिताब करें जिसमें उनका कहना था कि हमारे महरूम इलाकों की तरक्की का दौर शुरू हो गया है। 12 अक्टूबर को दीर चकदरा रोड का ठेका दे दिया जाएगा। की हामिल की वो जगह है कि जिसके साथ लाहौर का इकबाल सिटी, मीनार पाकिस्तान और लाहौर का शाही किला और साथ हज़रत अली हजमेरी का दाता दरबार का मज़ार है। जैसे कहा जाता है कि लाहौर एक तारीख़ी और सकाफ़ती शहर है
اور یہ پاکستان کا دل ہے۔ میرے خیال میں خصوصی طور پر جس علاقے میں جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ پروپوزل آئی ہے کہ پرانا جو لاہور ہے اس کو نئے لاہور کے ساتھ ملانے کے لیے کہ اوور ہیڈ برج کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر ہم نے اس کو منظور کیا۔ میرے خیال میں شاید یہ وہ منصوبہ ہے جس سے نیا اور جو پرانا لاہور ہے اس کے درمیان ان کا رابطہ بحال ہو جائے گا، اور سب سے زیادہ جو لاہور کے شہریوں کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے وہ ٹریفک کی ہے، کیونکہ ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی نسبت سے اس منصوبے کو منظور کیا گیا اور اس کی لاگت تقریباً 5 ارب روپے ہے، اور اس کے نیچے جو اس کی سیور لائن ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے گا تاکہ یہاں پہ لوگوں کو جو سیور کے مسائل ہیں، آمد و رفت کے مسائل ہیں، وہ حل کیے جائیں، اور اس کی شفاف ٹینڈرنگ سے 27 کروڑ روپے بھی بچائے گئے ہیں۔ میرے خیال میں ایل ڈی اے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس کے اوپر دن رات محنت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ جس طرح اس کی تاریخی اہمیت ہے اور یہ حضرت داتا صاحب کے مزار کے اس علاقے کے نزدیک واقع ہے، تو ان کی نسبت سے آج اس کو میں حضرت داتا صاحب کے نام سے اس برج کو منسوب کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی لاہور میں میگا پروجیکٹس کا ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ آج ہم اس سلسلے کی جو چوتھی کڑی ہے شیراں والا اوور ہیڈ پروجیکٹ، جس کو داتا دربار اوور فلائی کہا جائے گا، اس کا ہم سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں اور اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ٹریفک کا یہاں پہ بہت دباؤ ہے، تو اس کے لیے 3 یہاں پہ پارکنگ پلازے بنائے جائیں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو آسانی ہو، وہاں پہ پارکنگ کی ان کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ اس کے ساتھ لاہور میں ایک سلسلہ شروع ہوا انڈر گراؤنڈ سٹوریج کا، واٹر سٹوریج کا۔ یہ پاکستان میں پہلا پروجیکٹ تھا اور جس کے اوپر کام ہوا، اور آپ نے دیکھا جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا اب الحمدللہ بارش ہوتی ہے تو کسی قسم کا پانی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو اس کے لیے میں واسا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا، اور انشاءاللہ جو یہ تجربہ ہے اس کو پورے پنجاب کے اندر ریپلیکیٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی لاہور کے اندر ہم نے لال شہباز قلندر انڈر پاس مکمل کیا، اور انشاءاللہ اس سے آگے ابھی جو کیولری اور ڈیفنس کی طرف تکلیف ہوتی ہے، وہاں پہ ٹریفک جام رہتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بنائیں گے۔ لاہور کے اندر گنگا رام ہاسپٹل انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، جس کی لاگت 7 ارب روپے ہے، اور اس سے لوگوں کو مدر اینڈ چائلڈ کی سہولیات میسر آ جائیں گی۔ لاہور کے اندر 3 جو ہاسپٹلز ہیں، سروسز ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، ان کی 400 بیڈ کی نئی ایمرجنسیز انشاءاللہ اسی سال سٹارٹ ہو جائیں گی، اور 1000 بیڈ کا فیروز پور روڈ کے اوپر ایک نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بھی بنایا جائے گا۔ اسی طرح اس علاقے کے اندر شاہدرہ چوک کے اوپر ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، جس کے لیے ایک ایلیویٹڈ ٹربو ایکسپریس وے کے لیے بھی پروپوزلز بنائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد بھی لاہور کا جو وال سٹی اتھارٹی ہے اس کے لیے بھی 4 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ جہاں کا جو تاریخی ورثہ ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے، اور اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ پنجاب وال سٹی اتھارٹی کہلائے گی۔
बादशाही मस्जिद जो कि तारीख़ी अहमियत की हामिल है, इसकी देखभाल के लिए अभी पंजाब काबीना ने फ़ैसला किया है कि इसको हम वॉल सिटी के अथॉरिटी के हवाले करेंगे ताकि इसको मज़ीद खूबसूरत और बेहतर किया जाएगा। और लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ पार्किंग प्लाज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम इंशाअल्लाह बनाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट्स प्लांट्स लाहौर के अंदर लगाए जाएंगे ताकि यहाँ का जो आलूदा पानी है उसको ट्रीट करके रावी के अंदर शामिल किया जाए। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 2 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। एक नए लाहौर की बुनियाद रखी गई है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उनसे कितनी तरक्की होगी और कितनी डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे बहुत सारे मंसूबे हैं जो कि यहाँ पे हमारे लाहौर के अंदर चल रहे हैं और जिनकी फंडिंग मुकम्मल की गई है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम उनका इफ्तिताह करते जाएंगे। उनकी एक लंबी लिस्ट है, आपने खुद देखी होगी। और पंजाब की नई असम्बली लाहौर के लिए एक नई एडिशन है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है और पाकिस्तान में शायद सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जो असम्बली है लाहौर की है। इसके अलावा अभी इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक लाहौर में हम हेल्थ कार्ड भी स्टार्ट करेंगे। अभी डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीज़न के अंदर स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह इस साल दिसंबर में लाहौर में भी ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ के लोगों को सेहत की बेहतर सहूलतें मैसर होंगी। इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट है, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जिसको बताने के लिए मुझे काफ़ी टाइम दरकार होगा। हम इंशाअल्लाह लाहौर की तरक्की और यहाँ की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह पूरी दिलजमी के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम करेगी और शफाफियत और मंसूबों की बरवक्त तकमील ये हमारी प्रायोरिटी होगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर में तरक्की का एक नया बाब खुलेगा। और आखिर में आज बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया तो मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से और पंजाब के आवाम की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के आवाम के साथ हम खड़े हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब की तमाम यहाँ के आवाम की तमाम हमदर्दियाँ हमारे भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह उनको हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जिस किस्म की इमदाद की उन्हें ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह हम देंगे। और आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद इसकी इफ्तिताही तकरीब में दोबारा मिलेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में शेरांवाला फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि ये वो वाहिद मनसूबा है जिससे पुराना और नया लाहौर आपस में मिल जाएगा। इस मनसूबे की लागत 5 अरब रुपए है और इससे ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। आपने इंटेंसिव, जिसे कहते हैं ना कैपिटल इंटेंसिव काम नहीं करने, आपने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे जाना है। और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो किसान है या आप कह लें आपकी टेक्सटाइल है। फिर यहाँ जो बात लोग कर रहे थे, कुछ लोग खदशे का इज़हार कर रहे थे कि यहाँ पे हमारी डॉक्टर साहब बहन बात कर रही थी कि यहाँ पे शायद कोई हम कारपोरेट फार्मिंग वालों को सपोर्ट करेंगे। नॉट एट ऑल। 83 लाख घर हैं, 83 लाख फैमिलीज हैं किसान की, उनके साथ अगर लोग देखें तो 5 करोड़ हैं। हमारी सबसे पहली तरजीह ये है। पाकिस्तान में रिसेंटली अगर देखें तो पिछले 30, 40, 50 साल में पहली बार ये हुआ है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि मैं अपने फार्मर को इंटरनेशनल रेट दूंगा हर चीज़ का। वो चावल हो, वो कॉटन हो, वो गंदम हो, वो कोई भी चीज़ हो, इंटरनेशनल रेट आपके तमाम के तमाम किसान को मिल रहा है। अगर हमने शहरी तबके को सपोर्ट करनी है और यकीनन करनी है तो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से करेगी। जो एहसास प्रोग्राम है वो 256 रुपये तारीख में पहली बार आया। जो सब्सिडी है नवाज शरीफ साहब के दौर में जो आखिरी सब्सिडी, सबसे बड़ी सब्सिडी थी 260 रुपये की थी, हमने सब्सिडी दी है 680 रुपया। सो 680 जमा 256
इनको इकट्ठा करें, 936 अरब रुपए की सपोर्ट जो है ये दी गई है किसान, ये आप कह लें महरूम तबकात को दी गई है। सो हमने अगर किसी को आटा सस्ता देना है, हमने चीनी सस्ती देनी है, हमने घी सस्ता देना है, हमने आप कह लें कि खुराक सस्ती देनी है, तो वो गवर्नमेंट अपने पैसे से देगी। पहली गवर्नमेंटों ने किया क्या कि अपने किसान अपनी शहरी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए किसान का गला दबा दिया, किसान से चीज सस्ती ले ली, किसान का इस्तेसाल कर लिया, किसी ने चीनी में उसका इस्तेसाल कर लिया, किसी ने टेक्सटाइल में उसका इस्तेसाल कर लिया, किसी ने गंदम में उसका इस्तेसाल कर लिया, किसी ने आप कह लें कि कोई और उसकी प्रोड्यूस थी गोश्त में या जानवर खरीदते हुए दूध खरीदते हुए उसका इस्तेसाल कर लिया। हमने कहा है कि हम किसी आदमी को इस 83 लाख खानदान इस 5 करोड़ आदमी का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। वजह ये कि आज भी किसान की जो तादाद है ज़राअत से रिलेटेड वो 38% है और उनका जीडीपी में शेयर 19% है। इसका मतलब है किसान की औसत इनकम आम शहरी से आधी है। जिस बंदे की आधी इनकम है उससे आप छीन के तो किसी और को सपोर्ट कर दे और हातमताई बन जाए, हातमताई की कब्र पे लात मारे, ये नहीं होगा। हमने किसान को हर सूरत इंटरनेशनल रेट देने हैं और अपने अवाम को हर चीज सस्ती भी देनी है। उसका तरीका ये है कि हम 1 करोड़ 25 लाख घरानों को एहसास प्रोग्राम से आटा, चीनी, चावल, दाल 4 चीजें सस्ती दे रहे हैं। 4 चीजों पे उसे सब्सिडी देंगे। हमारे पास सर्वे आ गए कि जनाब हमारे पास ये गरीब लोग हैं, इनको डिमांड इनकी जरूरत है, इनको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक या दुनिया की एवरेज के मुताबिक, ग्लोबल एवरेज के मुताबिक इनको अंडर नर्स नहीं रहने देना, इनको खिलाना है पूरा, लिहाजा उनके लिए चीज सस्ती करें, अफोर्डेबल। मुआविन खुसूसी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि एहसास प्रोग्राम तारीख में पहली बार बहुत बड़ी तादाद में पैसों का पैकेज लेकर आई है। किसानों की महरूमी दूर करने के लिए सब्सिडीज दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पानामा पैराडाइज और अब पिंडोरा पेपर्स ने लूटी हुई दौलत की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली हज़ारों की तादाद में ऑफशोर कंपनियों की तस्दीक की है। अपने ट्वीट में सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान से मुंसलिक 700 अफराद की गैर कानूनीयत और पैसे के ज़राए की तहकीकात होनी चाहिए और लूटी हुई रकम वापस लाई जाए। उन्होंने इस्तफसार किया कि इन टैक्स पनागाहों का क्या किया जाएगा। सदर ममलकत ने कहा कि 1 सदी से ज़ायद अरसे से मगरिब के ज़ेर साया टैक्स पनागाहों में लूटी हुई दौलत छुपाने की एक तवील तारीख है। ये दौलत सताए हुए यहूदियों और मेरे मुल्क समेत दीगर ममालिक से हथियाई गई। खरबों डॉलर की इस पेचीदा स्कीम का अंदाज़ा और तरीक़ेकार बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट मार जैसा है। पाकिस्तान अपनी दौलत बाहर जाने से रोकने के लिए निज़ाम बेहतर कर रहा है। FATF ने इसमें हमारी मदद की। हमारी दौलत वसूल करने वाले ममालिक ने लंबे अरसे तक दुनिया के गरीबों के इस्तेसाल से खुद को अमीर किया। सदर ममलिकत ने सिकंदर और कज़ाक के दरमियान मुकालमे का हवाला देते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल के नज़दीक छोटे बड़े लुटेरे एक जैसे हैं। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, जबकि दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और लसबेला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।